हालांकि बेटी ने उस तीतरबाज को धक्का देकर बाहर निकाल दिया, लेकिन बात गांव में फैल गई। पंचायत बुलाई गई जिसने दोनों का विवाह कराने का आदेश दे दिया। भक्तिन और उसकी बेटी को न चाहते हुए भी पंचायत का यह फैसला मानना पड़ा। शादी के बाद तीतरबाज दामाद ने धीरे धीरे भक्तिन की सारी संपत्ति उभानी शुरू कर दी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। एक बार तो लगाना न दे पाने के कारण जमींदार ने उसे दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। भक्तिन ने इसे अपना अपमान समझकर और गांव छोड़ दिया और लेखिका के घर आकर उनकी सेविका बन गई। कहानी के चौथे हिस्से में लेखिका कहती हैं कि उसकी वेशभूषा किसी सन्यासिन की तरह थी, लेकिन उसमें वह एक सधी हुई गृहस्थिन भी थी। वह बहुत नियम धर्म से चलने वाली महिला थी। वह सुबह जल्दी उठकर नहाती धोती थी। लेखिका को बिल्कुल गांव घर के जैसे ही खाना बनाकर खिलाती थी, यहां तक कि हॉस्टल की लड़कियों को भी खिलाती पिलाती थी। वह बहुत ही मेहनती, ईमानदार व स्वामी भक्त थी। लेखिका की सेवा करना ही अब उसका एकमात्र धर्म बन गया था। वह एक तरह से लेखिका की छाया बन चुकी थी, लेकिन यहां भी वह पूर्ण रूप से अपने गांव घर के संस्कारों का पालन करती थी। भक्तिन की एक खासियत थी कि वह दूसरों के मन की तो नहीं करती थी, लेकिन दूसरों से अपने मन की अवश्य करवा लेती थी। हर गलत बात को भी अपने तर्क से सही ठहरा देती थी। लेखिका अगर देर रात तक काम करती तो वह भी कंबल बिछाकर नीचे फर्श में बैठकर लेखिका के साथ रात भर जागती रहती थी, और अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत होती तो वह खुशी खुशी लाकर उन्हें दे दी थी। लेखिका के स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेने के कारण उनके जेल जाने की संभावना बनी रहती थी, लेकिन भक्तिन जेल जाने से बहुत डरती थी। फिर भी वह लेखिका की सेवा करने के लिए जेल जाने को भी तैयार थी। वह कहती थी कि जहां मेरी मालकिन रहेगी वहीं मैं भी रहूंगी, फिर चाहे वह कालकोठरी ही क्यों ना हो। यहां तक कि वह लेखिका को छोड़कर अपनी बेटी व दामाद के साथ जाने को भी तैयार नहीं हुई। भक्तिन लेखिका के मित्र गणों का बहुत सम्मान करती थी। कहानी के अंत में लेखिका भक्तिन और अपने गहरे संबंधों व बेहतरीन तालमेल के बारे में कहती हैं कि वह ऐसी स्वामी भक्त सेविका को खोना नहीं चाहती है।